ओके स्टूडेंट, आप सबों का रासायनिक गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 6 में स्वागत है। चलिए आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अवक्रिया की कोटि और अनुक्ता में अंतर। पिछले क्लास में हम लोगों ने अवक्रिया की कोटि को पढ़ा, विभिन्न प्रकार की अवक्रिया की कोटि, और उसके पहले क्लास में हम लोगों ने अनुक्ता के बारे में बात किया था। तो आप लोगों से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और हो सकता है इस बार के एग्जामिनेशन में भी आपसे पूछा जाए कि अनुक्ता और अभिक्रिया की कोटि में क्या अंतर है, इसको अंतर लिखें। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में, अनुक्ता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। तो चलिए यहाँ से बात करेंगे अनुक्ता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। तो हम लोग को बात करना है अनुक्ता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अनुक्ता और यहाँ पे लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि। अनुक्ता और अभिक्रिया की कोटि। सबसे पहले देखिए अंतर क्या होता है अनुक्ता और अभिक्रिया की कोटि में। अनुक्ता क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा। अनुक्ता जो है वह अभिकारक के परमाणु और अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, ये ध्यान देना है। दूसरी बात, अभिक्रिया की कोटि जो है वह अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। सांद्रण बढ़ रहा है कि सांद्रण घट रहा है, इसके ऊपर अभिक्रिया की कोटि निर्भर करती है। और यही कारण तो है कि अभिक्रिया की कोटि कभी कभी ऋणात्मक भी हो जाती है। कैसे? तो अभिक्रिया का वेग अगर किसी कारणवश अगर हम बाहर से कुछ मिलाएं और जिसके कारण अभिक्रिया का वेग घटने लगे, तो अभिक्रिया के वेग घटने के कारण क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि ऋणात्मक हो जाएगी। जबकि अनुक्ता कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, जब भी वो होगा तो धनात्मक होगा, अनुक्ता कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। तो ये सब कुछ बातें हैं जिसको हम लोग नोट करेंगे और नोट करके अनुक्ता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुक्ता के बारे में, और इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे अनुक्ता अभिकारक के परमाणु तथा अणु, परमाणु तथा अणु की संख्या पर निर्भर करता है। तो पहली बात हो गया अनुक्ता जो है अभिकारक के परमाणु तथा अणु की संख्या पर निर्भर करता है। और इसके बारे में लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की कोटि अभिकारक के सांद्रण। तो अभिक्रिया की कोटि अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखना है क्या कि अनुक्ता जो है अभिकारक के परमाणु तथा अणु की संख्या पर निर्भर करेगा, जबकि अभिक्रिया की कोटि अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अनुक्ता के बारे में हमने जब पढ़ाया था तो बताया था कि अनुक्ता 3 से ज्यादा संभव नहीं है, क्योंकि 3 परमाणुओं या 3 अणुओं को एक साथ एक समय टकराने की संभावना कम होती है, और उससे ज्यादा अणु एक साथ एक समय पे टकराने की संभावना उनकी और कम हो जाती है। इसलिए अनुक्ता अधिकतम 3 तक पाया जाता है। या फिर लिखिए अनुक्ता अधिकतम 3 तक संभव होता है, जबकि 3 से ज्यादा अनुक्ता देखने को नहीं मिलता है। तो ये हो गया
अनुक्ता अधिकतम 3 तक संभव है, 3 से ज़्यादा अनुक्ता देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पे आते हैं इसके बारे में। तो देखिए अभिक्रिया की कोटि 3 से ज़्यादा भी संभव है, 4, 5, 6, 7 भी संभव है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की कोटि 3 से ज़्यादा संभव होता है। तो चलिए ये होगी बातें कि अभिक्रिया की कोटि 3 से ज़्यादा संभव होता है, 4, 5, 6 भी हो सकता है, जबकि अभिक्रिया अनुक्ता 3 से ज़्यादा संभव नहीं होता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे अनुक्ता के बारे में कि अनुक्ता कभी भी आंशिक नहीं हो सकता है, मतलब फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। 1/2 भिन्नात्मक जिसको आप कहते हैं, 1/2, 2/3, 3/4 ऐसा अनुक्ता संभव नहीं, क्योंकि अणुओं को 1/2, 2/3 भाग में बांट के लगाना संभव, अभिकारक के रूप में उपयोग करना संभव नहीं होता है। जबकि अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक हो सकता है, क्योंकि अभिक्रिया का सांद्रण बढ़ घट सकता है और वो भी भिन्नात्मक तरीके से। इसलिए अभिक्रिया का कोटि क्या है, फ्रैक्शनल है, भिन्नात्मक होता है। एक बात और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये होती है कि अभिक्रिया की कोटि ऋणात्मक हो सकती है, जबकि अनुक्ता ऋणात्मक नहीं होती है। तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। फिर आगे यहाँ पे लिखते हैं कि अनुक्ता भिन्नात्मक जैसे 1/2, 2/3, 3/4 एटसेट्रा संभव नहीं होता है। और यहाँ पे लिखिएगा अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक भी होता है। तो अभिक्रिया की कोटि कैसा हो सकता है, भिन्नात्मक, जैसे 2/3 भी देखने को मिल सकता है, 3/4 देखने को मिल सकता है, 1/2 देखने को मिल सकता है। तो इस तरह अभिक्रिया की कोटि कैसी होगी, भिन्नात्मक भी होगी। चौथा में देखिए लिखेंगे अनुक्ता शून्य नहीं होता है। तो अनुक्ता क्या हो गया, शून्य नहीं होता है। अनुक्ता शून्य होने का मतलब क्या है कि 0। तो ऐसे आप समझिए कि मान लिया जाए कि एक भी अणु नहीं है तो अभिक्रिया संभव ही नहीं होगी। जैसे देखिए अभिक्रिया कब होती है, जब 2 अणु कम से कम आके टकराते हैं या एक अणु एक से ज्यादा भाग में टूट जाता है तो क्या होता है, अभिक्रिया होती है। और जब एक भी अणु नहीं है, 0, तो अभिक्रिया ही नहीं होगी, इसलिए अनुक्ता शून्य नहीं होता है। जबकि अभिक्रिया की कोटि शून्य भी होती है। कैसे, तो हमने आपको दिखाया था कि अभिक्रिया की कोटि बाहरी कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि उत्प्रेरक हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, इन सबों के बढ़ने घटने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता घटता है। और अभिक्रिया का वेग उस स्थिति में अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, अतः अभिक्रिया की कोटि शून्य भी संभव है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 में अनुक्ता, तो लिख लिए, यहाँ पे लिख लीजिए 4 नंबर में अभिक्रिया की कोटि शून्य भी होता है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है, बाहरी कारकों पर निर्भर करता है। उस स्थिति में अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो चलिए ये तो हो गई बातें किसकी। अब देखिए 5वां बात करेंगे कि 5वां अंतर क्या हो सकता है। तो अभिक्रिया अनुक्ता कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, मतलब क्या 10 अणु है तो घट के 5 अणु, ऐसा तो होगा नहीं।
जब भी अनुक्ता होगा तो बढ़ेगा ही। अनुक्ता मतलब कहने का मतलब एक होगा कि 1 2 3 4 अणु रहेगा तभी अभिक्रिया हो सकती है। क्या -1 -2 अणु संभव है? तो नहीं संभव है। इसलिए अनुक्ता का मान ऋणात्मक नहीं होता है। तो देखिए अनुक्ता का मान ऋणात्मक नहीं होता है, जबकि देखिए अभिक्रिया की कोटि ऋणात्मक भी होती है। ऋणात्मक कब होगा? तो जब अभिक्रिया आप करवाएंगे, अभिक्रिया में कुछ ऐसा पदार्थ मिलाएं जिसके कारण कि अभिक्रिया का वेग घटने लगे। जैसे मान लीजिए कि आप ऋणात्मक उत्प्रेरक मिला दें, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक का क्या काम है? वो अभिक्रिया के वेग को कम कर देना उसका काम है। तो मान लीजिए कोई अभिक्रिया चल रही है, उसमें कोई ऋणात्मक उत्प्रेरक आपने मिलाया और ऋणात्मक उत्प्रेरक मिलाने पे उस अभिक्रिया का वेग कम हो गया। तो जब अभिक्रिया का वेग कम होने लगेगा तो इसका मतलब उसका मान क्या हो जाएगा? अभिक्रिया की कोटि का मान ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अनुक्ता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर स्पष्ट करते हैं। तो ये तो अंतर हो गया अनुक्ता और अभिक्रिया की कोटि में। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? तो इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग के एग्जामिनेशन में हमेशा पूछता है, एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि अभिक्रिया की कोटि की इकाई कैसे प्राप्त करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो चलिए इसके आगे बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि की इकाई। अब देखिए हम लोग बात करेंगे अभिक्रिया के कोटि की इकाई कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे उसके बारे में। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे वेग नियम आप लिखते थे, कैसे लिखते थे? वेग नियम, ये वेग नियम लिखिए, क्या लिखते थे हम लोग? dx/dt बराबर k × a। अब a के आधार पे हम लोग यहाँ पे लिखते थे इसका पावर। अगर 1 है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती थी, 0 है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती थी, 2 है तो द्वितीय कोटि यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाता था। तो इस समीकरण को हम लोग लिखेंगे वेग के नियम को, और वेग के नियम को लिखने के बाद उसी के आधार पे हम लोग अभिक्रिया की कोटि की इकाई प्राप्त करेंगे। तो जैसे देखिए अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? वेग नियम में यहाँ पे लिख सकते हैं k बराबर dx बटा a को अगर इधर ले आया जाए तो a हो जाएगा और यहाँ पे dt हो जाएगा। अब देखिए सब का मान रखना है। जैसे क्या है? ये है सांद्रण, सांद्रण ही तो है, ये आपका सांद्रण है। और ये क्या है यहाँ पे? ये भी आपका सांद्रण है। और ये क्या हो गया आपका? ये समय हो गया। देखिए सांद्रण सांद्रण सांद्रण। अब सबका जब इकाई आप रखेंगे तो अभिक्रिया की कोटि की इकाई मिल जाएगी। तो अब देखिए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं शून्य अभिक्रिया की कोटि की इकाई को प्राप्त करने के लिए। तो देखिए अच्छा देखिए एक बात और बताएं कि इसका इकाई अगर आप रखना चाहें तो क्या लिखेंगे? सांद्रण का होता है मोल पर लीटर, और यहाँ पे सांद्रण हो जाएगा मोल पर लीटर, और समय का क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। तो ये है इकाई। अब इस इकाई के माध्यम से हम लोग विभिन्न प्रकार के अभिक्रिया की कोटि की इकाई को प्राप्त करेंगे। तो चलिए यहाँ पे प्राप्त करते हैं किसका? लिखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई क्या होता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए हम लोग क्या करते हैं? वेग नियम लिखते हैं पहले। देखिए वेग नियम, और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियम क्या लिखाएगा? देखिए ध्यान से यहाँ पे dt बराबर k × a, और a पर क्या लिखा जाएगा? शून्य, क्योंकि इसी के आधार पे हम लोग अभिक्रिया की कोटि को प्राप्त करते हैं। तो यह स्टोइचियोमेट्रिक गुणक जो है वो शून्य रहेगा, तो क्या हो जाएगा? शून्य अभिक्रिया की कोटि की इकाई हो जाएगी। और इसको यहाँ से आप क्या लिख दीजिएगा? dx बटा a⁴ × dt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? देखिए मोल पर लीटर बटा मोल पर लीटर पर कितना आ जाएगा? पावर 0
इंटू समय का क्या लिख देंगे सेकेंड। अब बराबर अब क्या लिख सकते हैं मोल पर लीटर, और देखिए जीरो मान है तो एक हो गया, एक इंटू एस हो गया सेकेंड, और ये अब क्या निकल के आया आपका मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए बराबर, यहाँ देखिए मोल पर लीटर और सेकेंड ऊपर में चला गया तो सेकेंड इनवर्स आ गया यहाँ पे। तो आप देखिए शून्य अभिक्रिया की कोटि, शून्य अभिक्रिया की कोटि की इकाई कितना हो गया भाई, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखिए मिल गया आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई। इस प्रकार से हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन या शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई प्राप्त करते हैं। तो ये तो हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब इसके बाद बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई, और उसके लिए भी यही नियम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसका वेग नियम लिखिए, वेग नियम। तो क्या हो जाएगा dx बाई dt बराबर k इंटू ए टू दी पावर 1। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया इसलिए पावर में क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ से dx बटा dt बराबर k, सॉरी यहाँ पे क्या करते हैं dx बटा dt को का आप a इसको इधर ले आइए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k एक पर के पावर एक इंटू dt, ये k का मान आ गया। और बराबर में आप क्या लिख दीजिए, यहाँ मोल पर लीटर लिख दीजिए, सांतरण का मोल पर लीटर बटा मोल पर लीटर पे क्या लिख देंगे यहाँ पे एक इंटू dt के लिए आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए सेकेंड लिख दीजिए। और क्या लिख सकते हैं k बराबर, देखिए मोल पर लीटर और मोल पर लीटर दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे ही ये कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा एक बटा सेकेंड और क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई सिर्फ क्या बच जाएगा सेकेंड इनवर्स। और जनरली प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई हमेशा आपसे पूछा जाता है, लेकिन इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो क्या हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई बराबर सेकेंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई क्या हो गया सेकेंड इनवर्स हो गया। ये हो गया आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई के बाद हम लोग अब बात करेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की इकाई। अब देखिए हम लोग बात करते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की इकाई। अब देखिए कैसे इसको हम लोग प्राप्त करेंगे। तो पहले वेग नियम लिखिए, वेग नियम बराबर क्या लिख दीजिए dx बटा dt बराबर k इंटू ए पर पावर कितना हो जाएगा 2। तभी तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन यानी द्वितीय अभिक्रिया की इकाई कहलाएगी। अब देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं k बराबर क्या लिख दीजिए dx बटा a के पावर में 2 इंटू dt, और यहाँ से लिख दीजिए क्या मोल पर लीटर बटा मोल पर लीटर के पावर में कितना लिख देंगे 2 और यहाँ पे dt। अब सबका यूनिट रखिए मोल पर लीटर dt को यहाँ पे क्या कर दीजिए आप सेकेंड लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे मोल पर लीटर बटा मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा लीटर ऊपर चला गया तो लीटर बटा मोल इंटू सेकेंड, और बराबर क्या लिख सकते हैं लीटर, ऐसे लिखिए मोल इनवर्स, लीटर पे इनवर्स नहीं आएगा क्योंकि ऊपर चला गया, इंटू सेकेंड पे इनवर्स। ये क्या हो गया आपका द्वितीय कोटि अभिक्रिया
की इकाई। तो ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया की इकाई हो गया क्या, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। चलिए, तो इस प्रकार से हमने द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की इकाई भी प्राप्त कर ली। तो ये तो हो गया भाई कि हम नियम के आधार पे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम एक सूत्र बताएंगे आपको। उस सूत्र के आधार पे आप अभिक्रिया की कोटि में किसी भी अभिक्रिया की कोटि, चाहे वो शून्य हो, प्रथम हो, द्वितीय हो, और भिन्नात्मक हो, 1/2, 2/3, 3/4 हो, इन सबों का भी क्या आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उनका आप अभिक्रिया की कोटि की इकाई प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसके आगे एक सूत्र के माध्यम से हम लोग अभिक्रिया के कोटि की इकाई को प्राप्त करते हैं। तो चलिए अभिक्रिया की कोटि की इकाई के बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि की इकाई को एक सूत्र के माध्यम से हम लोग प्राप्त करेंगे। जैसे लिखेंगे यहाँ पे, अभिक्रिया की कोटि की इकाई बराबर आप लिख दीजिए यहाँ पे क्या, मोल पर लीटर पर 1 माइनस n पावर में जाएगा और बटा में यहाँ पे सेकेंड आएगा। देखिए, मोल पर लीटर पे 1 माइनस n बटा सेकेंड, ये आपका एक सूत्र है और यहाँ पे लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे इस सूत्र को कैसे हम लोग लगाएंगे और उसको लगाकर कैसे हम लोग अभिक्रिया की कोटि पता करेंगे, कि अभिक्रिया की कोटि की इकाई पता करेंगे। जहाँ लिख दीजिएगा n बराबर अभिक्रिया की कोटि। अगर ये सूत्र आपको याद है तो आप आसानी से अभिक्रिया की कोटि की इकाई प्राप्त कर सकते हैं। n का मान क्या रखिएगा, जैसे शून्य अभिक्रिया की कोटि है तो यहाँ 0 लगे रखेंगे। अगर अभिक्रिया की कोटि प्रथम है तो यहाँ 1 रखेंगे, द्वितीय है तो 2 रखेंगे, फ्रैक्शनल है तो 1/2 रख सकते हैं। तो चलिए पहला शुरुआत करते हैं हम लोग शून्य अभिक्रिया की कोटि। शून्य अभिक्रिया की कोटि की इकाई हम प्राप्त करना चाहेंगे यहाँ पे। तो चलिए कैसे प्राप्त करेंगे, फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं शून्य अभिक्रिया की कोटि की इकाई बराबर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर 1। और शून्य अभिक्रिया के यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे सेकेंड लिखेंगे। देखिए 0 क्यों, क्योंकि शून्य अभिक्रिया की कोटि का मान कितना हो जाएगा, 0। तो 1 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पे पावर 1 बटा सेकेंड, और यहाँ से क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, और क्या लिख देंगे, मोल बराबर क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये क्या हो गया, शून्य अभिक्रिया की कोटि की इकाई हो गई। शून्य अभिक्रिया की कोटि की इकाई। तो चलिए ये हो गया आपका क्या, शून्य अभिक्रिया की कोटि की इकाई। इस तरह से प्राप्त कर लिए। तो अब देखिए, ये जैसे हमने शून्य अभिक्रिया की कोटि प्राप्त किया, इकाई प्राप्त किया, वैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई प्राप्त करेंगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की इकाई प्राप्त करेंगे, और उसके अलावा भिन्नात्मक अभिक्रिया की कोटि की भी इकाई प्राप्त करके आपको दिखाएंगे। अब देखिए प्रथम अभिक्रिया की कोटि की इकाई के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखते हैं प्रथम अभिक्रिया की कोटि की इकाई, और लगाइए फॉर्मूला क्या, मोल पर लीटर पर लगाइए 1 माइनस प्रथम है इसलिए 1 लगा देंगे, और यहाँ पे सेकेंड लिख देंगे। क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पे कितना हो जाएगा, पावर 0, और बटा में सेकेंड हो जाएगा, और इसके बराबर क्या लिख देंगे, 1 बटा सेकेंड, और क्या हो गया, सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ लिख दीजिए प्रथम
कोटि की अभिक्रिया की इकाई। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई कितना हो गया? सेकेंड इनवर्स। यहाँ से हमेशा आपको क्या करना है? एन का मान रखते जाना है। तो यहाँ पे एन का मान, ए प्रथम है तो 1 रखेंगे, द्वितीय है तो 2 रखेंगे। तो ये हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई प्राप्त हो गया। अब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की इकाई प्राप्त करेंगे। अब देखिए बात करते हैं हम लोग द्वितीय अभिक्रिया की कोटि की इकाई, और यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय अभिक्रिया की कोटि, या कोटि की अभिक्रिया लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की इकाई बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, मोल पर लीटर 1 माइनस 2। क्यों? क्योंकि ये द्वितीय है, और द्वितीय के लिए फॉर्मूला लग गया, मोल पर लीटर 1 माइनस 2, और बराबर क्या लिख सकते हैं आप? मोल पर लीटर पे क्या करेंगे? -1/सेकेंड लिखेंगे। तो देखिए मोल पे तो माइनस आ जाएगा और लीटर प्लस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मोल -1 लीटर सेकेंड इनवर्स। ये हो गया आपका क्या? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की इकाई। ये हो गया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की इकाई को हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। ये हो गया आपके पास द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की इकाई। तो इस तरह से हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की इकाई को इस फॉर्मूला के माध्यम से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूला के माध्यम से आप चाहें तो भिन्नात्मक अभिक्रिया की कोटि की इकाई भी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए भिन्नात्मक अभिक्रिया की कोटि की इकाई के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अर्ध अभिक्रिया की कोटि की इकाई ज्ञात करते हैं। अर्ध अभिक्रिया की कोटि की इकाई देखिए कैसे प्राप्त करेंगे। अर्ध अभिक्रिया की कोटि की इकाई तो फॉर्मूला लगाइए, मोल पर लीटर पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/2। अर्ध है, आधा है, तो आधा के लिए अभिक्रिया की कोटि आधा लिख दिए, और बटा में यहाँ पे क्या लिख देंगे? सेकेंड लिख देंगे। अब देखिए अर्ध अभिक्रिया की कोटि की इकाई को हम लोग ऐसे ज्ञात करते हैं, क्या? मोल पर लीटर पे कितना पावर आ जाएगा? 1/2, और बटा में कितना आ जाएगा? सेकेंड। बराबर क्या लिख देंगे? मोल पर 1/2, लीटर पर -1/2, और सेकेंड इनवर्स। ये हो गया क्या? अर्ध अभिक्रिया की कोटि की इकाई। तो चलिए ये अर्ध अभिक्रिया की कोटि की इकाई ज्ञात हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी भिन्नात्मक अभिक्रिया की कोटि की इकाई भी प्राप्त कर सकते हैं। ऋणात्मक अभिक्रिया की कोटि रहे तब भी उसकी इकाई प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ज़्यादा नहीं जानना है, आप लोग मुख्य रूप से शून्य अभिक्रिया की कोटि, प्रथम अभिक्रिया की कोटि, द्वितीय अभिक्रिया की कोटि की इकाई को आप लोग इस माध्यम से प्राप्त कर लें, ताकि आप बाद में भूले नहीं। एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है कोटि की इकाई क्या होती है, प्रथम, द्वितीय, शून्य, इन कोटि की इकाई के बारे में आपसे बात किया जाएगा। तो चलिए ये तो हो गया अभिक्रिया की कोटि की इकाई। अब अगले क्लास में हम लोग समाकलन समीकरण या आकलन समीकरण और आकलन समीकरण यानी कि डिफरेंशियल लॉ, रेट लॉ और इंटीग्रल रेट लॉ, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किसके लिए? तो डिफरेंशियल और इंटीग्रल रेट लॉ प्रथम अभिक्रिया की कोटि के लिए, द्वितीय अभिक्रिया की कोटि के लिए और शून्य अभिक्रिया की कोटि के लिए। अब ये पढ़ना है हम लोगों को। तो आप लोग इसको पढ़ने से पहले एक बार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यानी समाकलन और आकलन पढ़ के आइएगा। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा डिफरेंशियल और इंटीग्रल, समाकलन और अवकलन, रेट लॉ या रेट इक्वेशन किसके लिए? शून्य, प्रथम और द्वितीय अभिक्रिया की कोटि के लिए। और सामान्यतः एग्जामिनेशन में आपसे यहाँ से प्रश्न
लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो चलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। आज का क्लास आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।